स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक नया टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से, IS 40। अच्छा देखिए, इस स्टैंडर्ड के बारे में ज़रा सा हम बात कर लेना। अगर ये स्टैंडर्ड आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको कहाँ कहाँ मसला आएगा कोर्स के अंदर, वो ज़रा सुन लीजिएगा। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, ठीक है जी, PP के स्टैंडर्ड से आता है। तकरीबन कोई 17-18 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, और उस क्वेश्चन में अक्सर व बेशतर जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आ रही होती हैं। तो एक तो आप उस सवाल में फंसोगे अगर ये स्टैंडर्ड आप शुरू में नहीं देखोगे, ठीक है। फिर दूसरा, उसने लेटली रेशोज़ में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को घुसाना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के गेन्स और लॉसेस पे वो रेलेवेंट रेशोज़ पूछता है, उनका इम्पैक्ट पूछता है कि जी बताएं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, उस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिटेल्ड नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है जी। फिर सर कुछ टाइम पहले तक ICAP सिर्फ इसकी बेसिक अकाउंटिंग पूछता था, ठीक है जी। बेसिक अकाउंटिंग पूछता था जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इन्वेंट्री बन जाए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाए, PP इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी PP बन जाए, इस तरह की चीज़ों की अकाउंटिंग पूछता था। एक अटेम्प्ट में ICAP ने अपनी स्टडी टेक्स्ट चेंज की और उसमें डाल दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर। और फिर उसके अगली अटेम्प्ट से ICAP ने जितनी दफ़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को टेस्ट किया उसके डिस्क्लोजर को टेस्ट किया। डिस्क्लोजर का मतलब आपने पूरी अकाउंटिंग करने के बाद एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना होगा, और एग्ज़ाम में मोस्टली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट ही आता है, ठीक है जी। तो वो पुरानी वाली अकाउंटिंग और वो सारी चीज़ें अब एग्जामिनर इतनी टेस्ट नहीं करता, क्योंकि जब नोट आता है तो वो क्या करता है, उसके थ्रू सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑलमोस्ट कवर कर लेता है, ठीक है जी। तो आप ये कह लें कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितनी अटैम्प्ट बाद आता है। पिछली 10 अटैम्प्ट्स उठाओगे तो शायद 8 अटैम्प्ट्स में तुम्हें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आ जाएगा। और अगर आप MCQs को भी सवाल मानते हैं तो फिर आपको पिछली 10 की 10 अटैम्प्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नज़र आएगा। उर्दू ज़ुबान में अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छोड़ के गए तो यू विल लूज़ कुछ ना कुछ मार्क्स, ठीक है जी। और वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्या, ज़रा सा मुझे एक इंश्योर करके आया था मैं कि बेटा बिल्कुल खामोश हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, क्या क्या, लैंड और बिल्डिंग, ऐसा। और तो सुनिएगा, ये दोनों नॉन करंट एसेट्स, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। ये दोनों नॉन करंट एसेट्स हैं, ज़मीन और बिल्डिंग, ठीक है जी। किस लिए आपने ख़रीदे हुए हैं ज़मीन और बिल्डिंग। सर या तो मेरा ऑब्जेक्टिव हो कि मैं इससे रेंटल इनकम कमाऊंगा। मैंने एक प्लॉट ख़रीद लिया और मैंने सोचा कि जनाब मैं यस सर, मैंने एक बिल्डिंग ले ली, मैंने कहा जी इसके सारे फ्लोर्स में रेंट पे दे दूंगा और ज़िंदगी भर रेंट इनकम खाता रहूँगा। तो ये जो आपने बिल्डिंग ख़रीदी है किस ऑब्जेक्टिव के लिए ख़रीदी है, रेंटल इनकम के लिए। तो ये क्या है जनाब आपके पास, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ज़मीन और बिल्डिंग जो आपने किसके ले ली हो,
कैपिटल अप्रिसिएशन क्या है कि यार इसकी वैल्यू ओवर द पीरियड बढ़ेगी, ठीक है जी, तो मैं इंशाल्लाह ताला एक पॉइंट पे आके इसको बेच दूंगा और ठीक ठाक पैसा कमा लूंगा। तो अगर आपने ज़मीन और बिल्डिंग या तो रेंटल इनकम के लिए ली हो या कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए ली हो, तो भाई ये लैंड और बिल्डिंग क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और ये डील होगी किस स्टैंडर्ड में, IAS 40 में। अच्छा, अब देखो ये बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है ना, अब आओ इसकी गहराई में जाते हैं हम। मुझे एक बात बताएं सर, गौर से सुनना अच्छे तरीके से। डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड IP। मुझे बताओ, मेरा बिजनेस है, मैं छोटे छोटे जो है वो प्रॉपर्टीज डेवलप करता हूँ, बेच देता हूँ, बिल्डिंग्स बनाता हूँ, बेच देता हूँ, बिल्डिंग्स बनाता हूँ, बेच देता हूँ, ठीक है जी। बिल्डिंग बनाता हूँ सर, तकरीबन को 25-30 करोड़ की बनती है, 3-4 करोड़ रुपए ऊपर रख के बेच देता हूँ। मेरा यही काम है। बिल्डिंग मेरे लिए इन्वेंट्री है या बिल्डिंग मेरे लिए IP है? अभी तो आपने कहा ना कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए आपने अगर कोई चीज़ खरीदी है, या चलो मैं बिल्डिंग खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, फिर तो ये मैंने कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए लिया होगा ना। देखिए सर, स्टैंडर्ड कहता है जनाब कैपिटल अप्रिसिएशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब भाई मैंने एक बिल्डिंग बनाई या मैंने बिल्डिंग खरीदी और मैं चाहता हूं कि यार 2-4%, 10% रख के मैं इसको अगले 3-4 महीने में, 6-8 महीने में निकाल बाहर करूं, यही मेरा बिजनेस है। लेके बैठा नहीं रहता मैं सदियों तक, खरीदता हूं बेचता हूं ताकि पैसे खुले हो, फिर मजीद खरीदता हूं फिर बेचता हूं। अगर तुम्हारा कैपिटल अप्रिसिएशन का एम शॉर्ट टर्म है तो ये जो तुमने बिल्डिंग या ज़मीन खरीदी है ये क्या आपकी इन्वेंट्री है। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग और ज़मीन इसलिए ख़रीदी है कि यार मैं आगे आने वाले सालों में इसको कहीं बेचूंगा, जब ये अच्छी खासी वैल्यू में ऊपर चली गई होगी और मेरे बच्चे इसका बेनिफिट लेंगे, मैंने तो ख़रीदा ही इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से है, मैं इसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग के लिए नहीं ले रहा। अब ये क्या है, अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, ऐसा है। अच्छा जी, गौर से सुनिएगा मेरे बच्चों, ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी, फिर दूसरी चीज़ गौर से सुनना, गौर सुनना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड IP का डिफरेंस। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से दिमाग में एक चीज़ बिठा लेना, जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हो ना, डिटेल्ड डेफिनेशन, तो स्टैंडर्ड कहता है एक कंपनी के अंदर 3 फंक्शंस होते हैं। कौन से, प्रोडक्शन जहाँ गुड्स बन रही होती हैं, सेल्स फंक्शन जहाँ पर गुड्स बनने के बाद आती हैं और हम बेचते हैं, और हमारे पास एडमिन फंक्शन यानी बिकने के बाद जो हमने पैसे कलेक्ट करने हैं, अकाउंटिंग करनी है, ऑडिट करवाना है, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, एडमिन में आएंगी। कौन कौन से फंक्शन है कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन, सेल्स और एडमिन। स्टैंडर्ड कहता है भैया अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है और वो यूज़ होता है कहाँ पर, प्रोडक्शन में, सेल्स फंक्शन में या एडमिन फंक्शन में, ये आपका PP है। अब बताओ मेरे पास एक ज़मीन है और मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसमें मेरी फैक्ट्री लगी हुई है, ये IP है या PP है, PP है। क्यों, क्योंकि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के लिए। सर मेरी एक बिल्डिंग है जिसमें हमने अपना सेल्स डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और वहाँ गुड्स आती है, स्टोर होती हैं, वेयर हाउस है, और वहीं से हम गुड्स उठा के बेच देते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये IP है या PP है। क्यों PP है, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। PP में क्या होता है, खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। क्या ये मैंने रेंटल इनकम के लिए ली है, नहीं। क्या मैंने कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए ली, नहीं, खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई। सर मेरे पास एक ऑफिस है जहाँ मेरे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बैठता है, ऑडिट हम करवाते हैं, हमारा लीगल डिपार्टमेंट वहाँ बैठता है, हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वहाँ बैठता है। इस बिल्डिंग को मैंने लिया ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से है। मुझे बताओ ये मेरे पास PP है या IP है, PP है। सर ये है तो बिल्डिंग, नहीं सर हर बिल्डिंग IP नहीं है। बिल्डिंग किसके लिए ली होनी चाहिए, रेंटल इनकम के लिए। और अच्छा
अब आपने पढ़ा पीपी क्या है, वो तमाम एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, या तो वो कंपनी के प्रोडक्शन फंक्शन में यूज हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन में यूज हो रहे हैं, और तो इसमें मोटा मोटा वर्ड क्या है, यूज यूज यूज। अगर खुद यूज करोगे तो क्या है, चाहे वो प्रोडक्शन फंक्शन में हो, चाहे वो एडमिन फंक्शन में हो, चाहे वो, अच्छा ये हो गया पीपी का एक पार्ट। फिर स्टैंडर्ड कहता है जनाब पीपी में वो एसेट्स भी आते हैं जो आपने रेंटल इनकम के लिए लिए हैं। हमने कहा क्या बकवास है, रेंटल इनकम के लिए जो हम लेते हैं वो क्या होता है, तो फिर पीपी में भी तुमने ये घुसा दिया कि रेंटल इनकम के लिए लेते हैं। तो फिर स्टैंडर्ड ने मुझसे पूछा बताओ एआरटीटी में जो नीचे जनरेटर पड़ा हुआ है, ये एआरटीटी ने किस पे लिया है, रेंट पे लिया हुआ है, तो जिस कंपनी ने हमें ये रेंट पे दिया उसके लिए आईपी है या पीपी है, लानत तुम्हारी शक्ल पे। आईपी में सिर्फ जमीन और बिल्डिंग आती है, आईपी में सिर्फ, अगर बाकी कोई एसेट आपने रेंटल इनकम के लिए लिया हो और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो तो वो पीपी है। सर ये चिलर में रेंट पे लेकर आया हूं, जिस कंपनी ने मुझे रेंट पे दिया है उसके लिए ये आईपी है पीपी है। तो अब बताओ हमारे पास सर पीपी में कौन से एसेट्स आते हैं जो रेंटल इनकम के लिए हमने खरीदे होते हैं, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, अदर देन जो भी एसेट आपने रेंट पे दिया है वो क्या है, वो पीपी है। शर्त यह है कि उसकी लाइफ 1 साल से। अब बताएं अगर मैं पीपी की डेफिनेशन पूछूं तो व्हाट इज पीपी, आप कहोगे पीपी की 2 डेफिनेशंस हैं। नंबर 1, ऑल दोज एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, आया वो प्रोडक्शन फंक्शन में यूज हो रहे हैं, या सेल्स फंक्शन में यूज हो रहे हैं, या एडमिन फंक्शन में यूज हो रहे हैं, ये क्या होंगे, पीपी। और नंबर 2, वो एसेट्स भी पीपी हैं जिसको कंपनी खुद इस्तेमाल नहीं कर रही है, रेंटल इनकम के लिए लीवेल, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। और अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग सर कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग आपने रेंटल इनकम के लिए लिए तो आईपी है, और लैंड और बिल्डिंग अगर आपने कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए लिया तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म या, और शॉर्ट टर्म हो तो इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म हो तो। अब इसका मतलब है हमने अपनी डेफिनेशन को काफी हद तक जो है ना वो रेंज बाउंड कर दिया है, फंसा दिया उसको, एक छोटे से कूजे में बंद कर दिया है। अब बताओ जी व्हाट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ओनली लैंड और बिल्डिंग दैट इज परचेज फॉर आइदर रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, ऐसा है, इसको लिख लो शाबाश। लॉन्ग टर्म मीन्स 12 महीने से ज्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हो। IAS 40 और लीजेस में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा आगे जाओ तो, थोड़ा सा आगे जाने तो मैं बताता हूँ कि कौन सी लीजेस इसमें आती है और कौन सी इसके अंदर नहीं आती है। ये बच्चे ने बहुत आगे का सवाल पूछा, FAR 2 पढ़ता होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब है आपने ख़रीदा हो कि मैं 1 साल के अंदर अंदर बेच के इंशाल्लाह थोड़े बहुत पैसे बना के निकल जाऊंगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन है। ये नहीं, अभी ये आगे हमने पढ़ना है कि इन्वेंट्री आईपी में कब आती है, ये हमने आगे देखना है। थोड़ा सा आगे जाएगा तो हम इसको डिस्कस करते हैं। आईपी के लिए फिर बाद में हम ना ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, सेल एंड परचेज का आगे आ रहा है बेटा, आईपी से पीपी में कब जाएंगे, पीपी से आईपी में कब आएंगे, ये आगे हमने पढ़ना है। आ गई है भाई स्क्रॉल। अब एग्जामिनर आपको घेरता है ना, कुछ अटेम्प्ट्स पहले एग्जामिनर ने सवाल दिया, एक जनरेटर जो है वो हमने रेंटल इनकम पे चढ़ा दिया है, ठीक है जी, उसका रेंटल इनकम मार्केट रेट से कम है, मार्केट से कम रेंटल पे हमने दिया है, तो वो आईपी है क्योंकि हमने रेंटल इनकम के लिए दिया है। वो आईपी नहीं है क्योंकि हमने रेंटल इनकम मार्केट से कम रखी है। ये पीपी है क्योंकि हमने रेंटल इनकम पे दिया है। ये पीपी इसलिए नहीं है कि हमने रेंटल, भाई इसका जवाब क्या था, ये ऐसा पीपी है
जो आपने रेंटल इनकम के लिए दिया है, क्योंकि आईपी में पी भी है, पी प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी में क्या मतलब है? लैंड और बिल्डिंग। ठीक है जी। जी हुज़ैफा भाई, दोनों आ गई हैं। बड़े हम आगे। बड़े अरसे बाद हमने सैटरडे को क्लास लगाई है, लेकिन माशाल्लाह आपका टर्नआउट देख के तो मेरा दिल कर रहा है कि हमें संडे को भी क्लास लगा दें। सार्कास्टिकली कहा है मैंने बाजी, इस टर्नआउट पे मैं चाहूँ तो मंडे को भी क्लास ऑफ कर दूँ। 1000 से ऊपर बच्चे हों और क्लास में आपके जो है वो 125 बच्चे भी ना हों। बिल्कुल सेम क्लास है बेटा। लाइफ ग्रेटर देन 1 ईयर वाला पॉइंट दोबारा बता दें। लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, ठीक है जी। अच्छा, अगर एक एसेट है जिसकी लाइफ 1 साल से कम है और मैं कह रहा हूं इंशाअल्लाह ताला ये जब 20 साल बाद में बेचूंगा ना, हो ही नहीं सकता ना। आईपी के लिए ज़रूरी और पीपी के लिए ज़रूरी क्या है? लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। आपने एक बिल्डिंग खरीदी जिसकी टोटल लाइफ 1 साल की है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको गिरा देगी, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और आप कह रहे हैं मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए लिया है, मेरे बच्चे भी जो है वो इसका बेनिफिट लेंगे, और अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो ये गलत बात है ना, है रॉन्ग नंबर है। आईपी लिया, फिर बाद में हमने आ रहा है बेटा, आगे आ रहा है आदम अदीन। या अल्लाह, इतने सारे अल्लाह के नबी के साहबा हैं, अल्लाह के इतने सारे नाम हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने प्यारे प्यारे नामों से अल्लाह ने पुकारा है, फिर भी लोग बच्चों के नाम साहबा पे क्यों नहीं रखते हो यार? हैं? अल्लाह के नबी के घर वालों पे क्यों नहीं रखते हो? अहले बैत पे क्यों नहीं रखते हो? हैं? इतने प्यारे प्यारे नाम हैं। क्या कह रहे? हमारे घर वाले? अच्छा, घर वाले रखते हैं। उस वक्त तो हाँ आपकी कोई मर्जी नहीं होती होगी ना, आपको बस बता दिया गया है भाई बड़े हो गए भाई तेरा ये नाम है। मसला है भाई। चलो चलो जी, वो हमारे एक रिलेटिव ने अपनी बच्ची का नाम रखा है साथिया। मैंने कहा सादिया रख देता भाई, साथिया। पता नहीं कौन सी फिल्म देखा होगा और चुका दिया होगा नाम जो। हद यार, हैं? अच्छा, एक दो ने तो नाम रखा ऐसा है कि आप उनका नाम सुनोगे आपको उनका रिलीजन भी नहीं पता चल रहा होगा। जैसे मेरी मतलब बेगम की कज़न है, उसका नाम है सरीना, सरीना नाम है, ठीक है जी। अब वो नाम किताब में देखो तो शायद मुसलमानों का भी निकल आएगा, लेकिन एक हमारा दोस्त है, उसका नाम है आकाश अहमद, ठीक है जी। हाँ, आकाश अहमद। चलो जी, लोग पठानों में हंसते थे यार, पठान जो है वो जिस चीज़ को जो आगे पड़ी होती है उसके साथ खान लगा के बच्चों का नाम रख देता है। मेरे एक मामू का नाम है मौसम खान। हाँ, मौसम अच्छा था उस दिन। उन्होंने कहा भाई यही है। यार एक बात बताओ,
जब भी आपको एसेट खरीदते हो ना, तो दो चीज़ें अकाउंटिंग करते हुए हमने देखनी होती है। जब आपने ये एसेट खरीदा तो इसको डे 1 पे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, उसको हम कहते हैं इनिशियल रिकग्निशन। डे 1 पे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है उसको हम क्या कहते हैं, और आगे जाके उसको किस वैल्यू पे चलाना है, यह है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। दो चीजें, इनिशियल रिकग्निशन, पहले दिन किस वैल्यू पे रखना है इनिशियल रिकग्निशन, बाद में किस वैल्यू पे चलाना है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। हर स्टैंडर्ड में ये दो चीजें डिस्कस हुई होती हैं, इनिशियल रिकग्निशन और अच्छा। अब आपसे स्टैंडर्ड कहता है जी आपने आईपी को कब रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे नहीं, कब, हाँ जी कब रिकॉर्ड करना है, जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो इस एसेट से मिलने हैं वो क्या हो जाए, ना स्टार्ट नहीं हो जाए, प्रोबेबल हो जाए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, अज्यूम करो ये मैंने साथ में बोल दिया, हाँ भाई ये नहीं पकड़ने आ जाओ मुझे, अज्यूम करो इसराइल में, ठीक है जी, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी कहाँ पर, इसराइल में। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसराइल को चूंकि मुल्क ही नहीं मानता, तो और इसराइल हमें भी कुछ नहीं मानता, तो जब इसराइलियों को वहाँ पता चला जी ये प्रॉपर्टी पाकिस्तानी ने खरीदी, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल ही नहीं कर सकता ये पाकिस्तान। तो मैंने कहा भाई मैं अपना एजेंट भेज देता हूँ, वो किराए पे दे देगा आगे। उन्होंने कहा नहीं तुम इधर आओ तो सही, तुम्हारा एजेंट इधर आए तो सही, देखते फिर हम उसको। अब बताओ मैं पैसे पे कर चुका हूँ, लेकिन क्या इस प्रॉपर्टी से इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुझे मिल सकते हैं, किराया मिल सकता है मुझे, नहीं। क्यों, मसला है सर, मना कर रहे हो कि भाई आपको इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है तो छोड़ो, देखने भी नहीं देंगे आपको। तो क्या मैं अपने पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कर सकता हूं, नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड कब होगी, जब आपको ये बात पता है, प्रोबेबल का मतलब है ऐसी चीज जिसके होने के चांसेस 50% से ज्यादा हो। अब बताओ मैंने कराची में एक प्रॉपर्टी खरीदी है, अपना मुल्क है मेरा सर, और मुझे पता है कि मैं प्रॉपर्टी के पैसे पे कर दूंगा, अगले दिन से इस प्रॉपर्टी को मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरे पास आ जाएगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो कि मिलने हैं आगे जाके मिले, मसला नहीं है, लेकिन उसके मिलने का चांस क्या है, 50% से ज्यादा है। तो सर जब आपको ये यकीन हो जाए कि जो आपने बिल्डिंग ली है, जो आपने जमीन ली है, उससे फायदा मिलेगा आपको, भले आज नहीं मिल रहा, थोड़े दिनों में मिलना शुरू हो जाएगा, और उसका चांस कितना है, तो आप अपने पास आईपी को रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर आपको ये बात पता है कि मैंने जो जमीन या प्रॉपर्टी खरीदी है उसको मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इसराइल जो भी है मुझे सर हाथ भी नहीं लगाने देगी उस प्रॉपर्टी को, तो इसका मतलब है आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स कभी भी नहीं मिलने। तो सर मुझे बताएं क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं, नहीं सर। मैंने एक ज़मीन खरीदी सर, कब्जे की ज़मीन थी, कागजात पूरे थे, मैंने खरीद ली। अगले दिन मैं गया तो उधर बैठे हुए थे जी मुस्टंडे, ठीक है जी, और मैंने कहा यार ये पीपल्स पार्टी के होंगे तो कुछ टाइम में इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी प्रॉपर्टी मुझे, या नून लीग की है तो कुछ टाइम में इनके लोग चले जाएंगे, हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म सियासी जमात से, ठीक है जी, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जी हमें तो तुम हिला ही नहीं सकते। अब मुझे यकीन हो गया कि ये प्रॉपर्टी कभी भी हमारे काम नहीं आएगी, तो मैं पीटीआई सियासी जमात, तुम लोग क्या सोच रहे हो, शान बनो यार, हैं, नहीं इतना सही नहीं सोचा करो। अच्छा जी, तो अब मुझे एक बात, अब मुझे लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिलेगी, कच्चे के डाकू है सर मिसाल के तौर पर, उनकी प्रॉपर्टी है, तो मुझे लग रहा है कि यार मुझे वो प्रॉपर्टी का बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा, छोड़ दो, कभी भी नहीं मिलेगा। शायद हमारी औलादें ज़िंदगी में किसी पॉइंट में शायद 5% चांस है कि वो उनको इसका बेनिफिट मिल जाए, अभी कोई चांस। तो मुझे बताओ क्या मैं अपने पास आईपी रिकॉर्ड करूं? अच्छा, अब एक बात बताओ सर, आईपी को रिकॉर्ड कब करना है, जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो जाए, प्रोबेबल हो जाए, और नंबर 2 इसकी कॉस्ट क्या हो, रिलायबली मेजरेबल हो। रिलायबली मेजरेबल का मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपए देगी, तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 5 लाख है। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 150 दुम्बे लेगी, 150 दुम्बे दिए, बिल्डिंग ले ली। अब इसकी कॉस्ट मेजर करना
आसान नहीं है। अब आपको बैठना पड़ेगा, दुम्बों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये सारे काम करने पड़ेंगे। दुम्बे किस एज के, किस क्वालिटी के, किस नस्ल के, ठीक है जी, मौसम क्या चल रहा है, टाइम क्या चल रहा है, इसकी क्या वैल्यू है, तो आपको उसकी कॉस्ट मेजर करने में वक्त लगेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया आप 2 काम जब हो जाए ना, आप प्रॉपर्टी बुक कर लें। आपको ये पता हो कि आपको इस प्रॉपर्टी से फायदा मिलेगा आज नहीं तो किसी ना किसी पॉइंट पे कल जाके, और इसके चांस कितने हैं, 50% से ज्यादा है, और उसकी कॉस्ट आपको पता हो। कॉस्ट का मतलब जो आपने पैसे दिए, जो आपने एसेट्स दिए उसको खरीदने के लिए, ये आपको रिलायबली मेजरेबल हो। तो आप अपने पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। ये जो कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल लिखा है ना, तो ये इसलिए लिखा है कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, डे 1 पे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। सर हम डे 1 पे इसको रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, ये होती है कॉस्ट पे। ऐसा डे 1 पे आईपी किस पे रिकॉर्ड होगी, तो कॉस्ट ही नहीं पता होगा तो तुम आईपी का रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो। तो अब बताएं, आपको 2 कंडीशंस पूरी करनी है आईपी को रिकॉर्ड करने के लिए। क्या चीज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मिलना प्रोबेबल हो, और कॉस्ट क्या हो, ताकि आप उस कॉस्ट पे इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर सकें। ऐसा तो अब बताएं डे 1 पे आईपी किस पे रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगी। ऐसा है, और कब रिकॉर्ड होगी, जब आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मिलना प्रोबेबल हो जाए, यकीन हो जाए कि आपको कुछ टाइम बाद हमें इसके फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। और सर कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल, आमतौर पे कैश में अगर कोई भी चीज़ खरीदी जाती है उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होती है। आमतौर पे जो चीज़ कैश में खरीदी जाती है उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कितने की चीज़ खरीदी है। आपने एक जूते खरीदे, दोस्त ने पूछा कितने के खरीदे, आपने कहा मैं अभी मालूम करके बताता हूँ, ऐसा बोलते हो नहीं, क्या बोलते हो आगे से, यार 5,000 के खरीदे, 3,000 के खरीदे, 10,000 के खरीदे, 20,000 के खरीदे, जो आपने पैसे दिए वो आप बता देते हो। तो 99% ट्रांजेक्शन होती है किसके ऊपर है, कैश वगैरह के ऊपर होती है। अगर मैंने जूते लिए हैं अपनी गोल्ड की रिंग देके, तो अब आपको बैठ के जरा वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अब सीधा जवाब नहीं होगा, अब आप देखोगे कि उस गोल्ड की रिंग की वैल्यू क्या थी। ठीक है जी, बार्टर ट्रांजेक्शन में कॉस्ट रिलायबली मेजर करना आसान नहीं होता, लेकिन जो कैश में ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी अच्छा ये याद रखना भाई, बार्टर का वर्ड मैंने यूज़ किया, ये तो पता है ना बार्टर क्या होता है। वेरी गुड, अल्लाह तेरा शुक्र है। सर इसको कॉपी करें, शाबाश। इनिशियल कॉस्ट देखो यार, ये सेशन आपने इसी तरह लेना है, क्लास लेनी है और इसके बाद फिर मैं होमवर्क दूंगा या चीज़ें दूंगा, वो आपने करते रहना। प्रीमियम लेक्चर्स अल्लाह के वास्ते FAR1 के बच्चे ना लें। उसका रीज़न ये है कि यार जो फेलियर का रेट है ना, तो मैं आपको हर बैच में चीज़ें ऐड करके दूंगा, तो ये लाइव क्लास के जो लेक्चर्स हैं यही रिकॉर्डेड आप लेना। किसका स्टैंडर्ड है, फिर उसके अंदर इस स्टैंडर्ड में नहीं है। फिर हमारे पास एक चीज़ है IFRS 13, उस स्टैंडर्ड का नाम है फेयर वैल्यूएशन। फिर आपको उसमें जाके देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट क्या है। अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा कि पैसा हमने दिया, बेनिफिट कोई और ले रहा है एसेट का, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? मैंने पैसे दे दिए, कब्जा हो गया एसेट, तो उसने तो पहली कंडीशन क्या रखी, एसेट की डेफिनेशन क्या है, अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो मिलने ही नहीं है, तो एसेट का आएगा। ऐसा आगे जाओ, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बड़े आगे हम, जल्दी शाबाश, छेती। मैं आपको बार बार एक चीज़ कहूँगा, लास्ट टाइम लोग फेल हुए 45 पे 44 पे, और उनसे आप एक चीज़ पूछें, उनके 10 में से 4 MCQs ठीक हुए, 3 MCQs ठीक हुए। MCQs ठीक हों इसके लिए आपको 2 काम करने। नंबर 1, जो क्लास के अंदर ये छोटी छोटी बातें मैं बोल रहा होता हूँ, ये तरीके से नोट करनी है। ये जो आप मेरा थोबड़ा देख रहे होते हैं ना, और आप लिखते नहीं हैं, तो या तो मेरी बात आपको कोई फजूल बात लग रही है, या आप अपनी मेमोरी के ऊपर इतना रिलाय कर रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ताला आपको पेपर तक याद रहेगा। ये दोनों बातें गलत हैं। आप लिख लिया करो उसको, और दूसरा आपको स्टडी टेक्स्ट अपना बार बार देखना है। ठीक है जी,
इकोनॉमिक बेनिफिट्स मींस बेनिफिट्स इन मॉनेटरी फॉर्म, बिल्कुल हाँ, इसी तरह कह लो बेटा। तो किताब मैं अभी डाल देता हूँ बेटा, रोज इसी ईमेल पे मेरे पास पड़े हुए, दे देता हूँ मैं। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अच्छा, लास्ट टाइम तक मैं ये ना नरेटिव फॉर्म में देता था, मैंने ऐसे ऐसे वो बना लिए, डायग्राम्स बना लिए ताकि विजुअली आपको चीज़ें याद रहें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये कॉस्ट क्या होती है? हैं? खर्चा जो होता है। स्टैंडर्ड कहता है जी कॉस्ट में ये 5 चीज़ें आपने देखनी हैं। 1 2, अब मैं एक को एक्सप्लेन करता हूँ, 3 4 और इन 5 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ये 5 चीज़ें कॉस्ट का पार्ट है। सबसे पहली चीज़ क्या है? परचेज प्राइस। देखो बेटा, एक एक पे मैं टाइम लगाऊंगा ताकि तुम्हारे जहन में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड फिट हो जाए। परचेज प्राइस का मतलब क्या है? जिस प्राइस पे हमने चीज़ खरीदी है। तो चलो फिर बात करते हैं हम आगे। देखो, मैंने एक आईपी खरीदी आज क्या तारीख है? 1 जनवरी 2021, मिसाल के तौर, ठीक है। जिस बंदे से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी ना, उसको मैंने कहा मैं तुम्हें कंसिडरेशन क्या पे करूंगा आज के दिन 100 रुपये। उसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा आज से ठीक 1 साल बाद 1 जनवरी 22 को मैं आपको दूंगा 100 रुपये और फिर मैं आपको 1 जनवरी 23 को दूंगा 100 रुपये और। ऐसा? तो मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने की परचेज प्राइस कितने की है? अपेरेंटली 300 रुपये की। अपेरेंटली कितने की है? 300 रुपये की। कुछ टाइम पहले आई के आपने सवाल पूछा ही है, लेकिन सर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है तो हमने एंट्री क्या पास की होगी? अगर मैं पीपी क्यों बेटा, आईपी होगा ना। आईपी डेबिट आपके हिसाब से 300, कैश कितना दिया है? 100 रुपये। बाकी 2 अमाउंट्स कब दिए? 2 अमाउंट्स पेएबल है। तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब, अगर आप कोई एसेट खरीदो, सुनना मेरी बात, और उसकी पेमेंट 12 महीने से आगे हो तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू निकाल। मैंने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा भी रीजन बताते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्टी के लिए जो परचेज प्राइस टुकड़ों में पे की है, कुछ आज, कुछ साल बाद, कुछ 2 साल बाद, कुछ 3 साल बाद, तो आपने कंसिडरेशन का कुछ कंपोनेंट 12 महीने से बियॉन्ड पे किया है। तो अगर कंसिडरेशन 12 महीने से बियॉन्ड जाएगी, आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी लॉजिक क्या है अभी समझा रहा हूं। तो हम क्या करें जी, इस पहले वाले 100 की प्रेजेंट वैल्यू निकालें? नहीं सर, ये तो अभी पे हुआ है। ये बाकी 2 कब पे हो रहे हैं? 12 महीने और उससे बियॉन्ड। तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। गौर से सुनना, किस रेट से? वेरी गुड, एक्सीलेंट जवाब। रेट दिया हुआ होगा। और लानतियों, मुझे एक बात बताओ, ये जमीन उधार पे हमने खरीदी है या सामने वाले ने? हमने खरीदी है ना। हमने खरीदी है ना प्रॉपर्टी। उधार हमने लिया, सामने वाले ने लिया है। मिसाल के तौर मौलाना की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा मौलाना साहब ये प्रॉपर्टी आप मुझे भेज दें, मैं आपको पैसे दूंगा 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये। मौलाना साहब ने कहा ठीक है, ले लें आप प्रॉपर्टी। मैंने प्रॉपर्टी ले ली। मौलाना साहब ने कहा पैसे कब देंगे? मैंने कहा 100 ये और बाकी 100 रुपये साल बाद और उसके 1 साल बाद। बताओ यहाँ उधार किसने लिया है? मैंने लिया है। कोई ये तो नहीं सोच रहा कि मौलाना साहब ने उधार लिया। ओ भाई, उसने उधार दिया है। ऐसा? तो मैं जो प्रॉपर्टी लेने वाला हूं ना, मैंने ये प्रॉपर्टी उधार पे ली है। कुछ पैसे कैश में दिए, कुछ पैसे बाद में दूंगा। अब मैं ये ट्रांजैक्शन मौलाना साहब के साथ छोड़कर सीधा गया बैंक। मैंने कहा बैंक, मुझे ना लोन चाहिए। बैंक ने कहा तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा ये PCHS में। उससे कहा अच्छा, क्या कमाते हो? मैंने कहा यही कोई 2-2.5 लाख रुपए कमा लेता हूँ महीने के। उससे कहा अच्छा, कोई मसला नहीं है, सही है ना भाई,
ठीक है जी। उसने कहा 2-2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। उसने कहा वेरी गुड, यानी आप ये पैसे आराम से दे देंगे। मैंने कहा जी जी साहब मुझे 300 रुपये का लोन दे दें। बैंक ने कहा तुम्हारे लिए सूद का रेट है 10%। किसको कहा? मुझे कहा। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, लोन नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा आप किस लिए आए थे? मैंने कहा मैं ये मालूम करने के लिए आया था कि मैं अगर लोन लेने जाऊँ तो मुझे किस रेट पर लोन मिलेगा। अब मैं आया, मैंने मौलाना साहब को कहा मौलाना साहब आपसे जो मैंने प्रॉपर्टी ली है ना, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, पता है किस रेट से? तो मौलाना ने कहा मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कहा सर वो अकाउंटिंग करनी है ना, आपको तो 300 ही देने, लेकिन मैंने क्या करनी है? अब बताओ ये बोरोइंग रेट किसका होता है? प्रॉपर्टी को परचेज करने वाले का। किसका होता है? अब बताओ अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो तो जो डिस्काउंट रेट होगा वो कौन सा रेट होगा? वो रेट जिसपे मुझे आज उधार पे पैसे मिल सकते हैं, मेरा बोरोइंग रेट। किसका बोरोइंग रेट? किसका बोरोइंग रेट मनुष्यों? परचेज करने वाले का। ऐसा। अब बताओ मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 100 ही है। ऐसा क्यों? ओ भाई अभी खड़े हो तो अभी प्रेजेंट वैल्यू 100 ही है ना। ये 1.1 रेज़ टू पावर 1, 1.1 रेज़ टू पावर 2 कितना जी? 90.9 और ये 82.6। मिला जुला के बताओ, मिला जुला के बताओ, मिला जुला के बताओ। 270 टोटल बताओ बेटा, ये तीनों 274, बस खत्म। 274 मट्टी पाव आ गया। अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूंगा? आईपी डेबिट कितने से? 274। कैश क्रेडिट कितने से? 100 और बाकी पेबल कितने से? 174। ऐसा ये बात जेजे में बैठती है। अब सुनो सुनो सुनो, स्टैंडर्ड कहता है ए बायर, ए प्रॉपर्टी खरीदने वाले, अगर तू सामने वाली पार्टी को कहता कि सारे पैसे आज ले लो, तो क्या वो तुमसे 300 लेता? नहीं। वो कितने लेता मुझसे? वो मुझसे कम लेता पैसे। कितने कम लेता? लगभग इतने ही लेता कम। 275 रुपए में सौदा हो जाता। 275 रुपए में सौदा हो जाता। ये तो पैसे देर से देने की वजह से थोड़े से पैसे बढ़ गए। आप प्रॉपर्टी में अक्सर देखते होंगे कि आप जाए ना, आप कहें जी मुझे ये मकान खरीदना है, वो आपसे पहला सवाल पूछेगा सर पेमेंट कितने टाइम में करनी है? मैं कहूँगा जी 1 शॉट पेमेंट करनी है। 1 शॉट का मतलब है एक साथ। कब करनी है? अभी करनी है। तो कहेगा सर वैसे तो 3 करोड़ का है, लेकिन आप चूंकि 1 शॉट पेमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए 30 से 35 लाख रुपए डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट दे रहा है टेक्निकली ये ना 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 देखो, स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो देर से पैसे देने ना उसमें सूद शामिल है। असल में इसकी वैल्यू 275 है, लेकिन मौलाना ने देखा कि यार ये पैसे कब देगा? देर से देगा। तो मौलाना साहब ने क्या चार्ज कर लिया? इसमें सूद चार्ज कर लिया। तो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर सूद नहीं ऐड करते। तो बताएं जब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन आएगी और वो कंसिडरेशन 1 साल से आगे जा रही होगी तो हम क्या निकालेंगे? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ऐसा है। तो क्या मैं कह सकता हूं परचेज प्राइस के आगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल पेमेंट्स इन केस पेमेंट पीरियड एक्सीड्स 12 मंथ्स। ऐसा है। ये बात समझ आती है? अब एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कॉपी कर लो। एक एक चीज़ बताता जाऊंगा। किसमें? नहीं, किसी में ऐड नहीं करते। कोई भी चीज़ आप खरीदो ना जिसके पैसे आप देर से दे रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वाई डोंट वी ऐड इंटरेस्ट? इज इट नेसेसरी कॉस्ट टू गेट पीपल? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आप इंटरेस्ट जब ऐड करोगे जब कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो इंटरेस्ट है वो ऐड करना है आप। रेट वाली बात दोबारा बता दें अल्लाह के वास्ते। 1.1 कैसे आया यार? देखो ये जुल्म है। सुनो, मैंने भी बार बार रिपीट किया कि अगर कोई बंदा उधार पे चीज़ खरीदता है तो उसका रेट इस्तेमाल होना चाहिए। यानी अगर वो बैंक से लोन लेता तो किस रेट पे लेता? यहाँ उधार पे सामान किसने खरीदा है? प्रॉपर्टी किसने खरीदी है? मैंने। तो मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा बैंक सूद का रेट क्या? उसने कहा जी आपके लिए 10%। तो ये 1.1 क्या है? डूब मरो अगर तुम लोगों ने
जाके पीछे जो है वो मैथ्स पढ़ी है और तुम लोगों का ये हाल है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर 1, और ये 1 प्लस 10% क्या होता है? 1.1। ऐसा। व्हाट इफ वी डोंट अग्री टू पे इंटरेस्ट देन प्रॉपर्टी वोंट बी आर्स। सीधी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने देर से पैसे देना चाहा तो स्टैंडर्ड कहता है भाई हर हाल में इसमें क्या शामिल है? सूद शामिल है। जब भी आप पैसे 12 महीने से बियॉन्ड देंगे इट विल बी अज्यूम्ड दैट कंसिडरेशन कंटेन्स इंटरेस्ट। आपने उस इंटरेस्ट को क्या करना है? हटाना है। हटेगा कैसे? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। हाँ डेल कर सकते हो, अगर कोई फाइनेंशियल इशू है कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एंट्री रिवाइज करा दें सर। आपने आईपी खरीदा कितने पे? सर मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, जो पैसा आज दिया उसको कैश से क्रेडिट कर दिया, बाकी हमने पेबल दिखा दिया। पेबल को अब आहिस्ता आहिस्ता तुम ग्रो कराओगे, रिकॉर्ड करोगे सूद इसके ऊपर। ठीक है जी। वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इस वक्त। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाने दो अल्लाह के वास्ते चीज़ों को। ये पेबल किस तरह 200 पे पहुंचेगा, ये इस वक्त हमारे लिए कंसर्न, हमारा इस वक्त कंसर्न क्या है? ये वैल्यू कैसे निकालनी है जी। जी मेरा प्यारा बच्चा, मैं ये चाह रहा था कि मैं नहीं सिखाऊं, लेकिन अब कंटिन्यूसली उंगली हो रही है, तो आओ मैं भी आपको बताता हूं कि ये 174 रुपए के पेबल का हम करेंगे क्या। अब बताओ मैंने मौलाना को कितने पैसे देने? वैसे तो 200 देने, लेकिन मेरी बुक्स में कितने पे रिकॉर्डेड है? 174 रुपये। अब सुनना, मैंने मौलाना साहब को कॉल की, मैंने कहा मौलाना साहब आपको ना मैंने 174 रुपये देने। मौलाना ने कहा ओ भाई क्या हो गया है, दिमाग ख़राब है क्या, 200 देने? मैंने कहा मौलाना साहब मेरे हिसाब से इस 200 में क्या शामिल है? सूद। और सूद कब लगता है? जब टाइम गुजर जाता है। अभी टाइम गुजरा, अभी तो 2 साल में मैंने आपको थोड़े थोड़े करके पैसे देने ना, तो मैंने 174 रुपये पे लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर दिया। मैं इसमें ना नहीं घुसना चाह रहा था, मैं फोकस करवाना चाह रहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। अगर मैं ऐसे छोड़ के चला जाऊंगा ना अभी इसको, तो आपने कद्दू इस पर फोकस नहीं करना। क्या करना है? ये 174 200 कैसे बनेंगे? अब सुनो, पहले साल का एंड आया, सूद का रेट क्या है? मैंने कहा जी मेरे इस 174 रुपये के पेबल पे 10% सूद लग गया। कितना हो गया? 10% कितना होता है? 17 रुपये। छोड़ दो 0.4 को, कितने होते हैं? मैंने मौलाना साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मौलाना साहब मुबारक हो, आपने सूद कमा लिया। उसने कहा कहाँ से? मैंने कहा मेरी बुक्स में 174 रुपये आपको पेबल थे, अब 17 रुपये बढ़ गए। उसने कहा भाई ना मैं 174 को मानता हूँ ना मैं 17 को मानता हूँ, मेरी नज़र में कितने पैसे आपने देने? 200 देने। मैंने कहा मौलाना साहब मेरी नज़र में 174 रुपये आपका लोन था, 17 रुपये उस पर सूद लग गया, टोटल लोन कितना हो गया? कितना हो गया टोटल लोन? 191। मौलाना साहब ये ले 100 रुपये ले लें। अब बताओ मेरा क्लोजिंग लोन कितना रह गया? 174 का लोन था, ऐ प्यारे बच्चों 17 रुपये उसमें आपने हराम डाल दिए, कितने हो गए? 191। 100 रुपये उसमें से निकल गया, दे दिया आपने, पे कर दिया, कितना लोन रह गया? 91। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब बताएं सेकंड ईयर में मैंने मौलाना को स्टार्ट में कहा मौलाना साहब आपको पता है आपके 91 रुपये बाकी? उसने कहा नहीं, कितने बाकी हैं? 100 बाकी हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी नज़र में 91 बाकी हैं। साल के एंड पे इस पर सूद लग गया कितने का? 9 रुपये का। कितने हो गए? और मैंने मौलाना को कितने पे कर दिए? और लोन क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब मुझे बताओ मैंने इन 2 सालों में कितने का सूद बुक किया? ये मैंने सूद बुक किया है। मैं फिर बताऊं, देखो आपके कोर्स में ये चीज नहीं है, इसको नहीं फोकस करो इस वक्त। फोकस किसको करना है कि आईपी में क्या वैल्यू डालनी है हमने। मैं कह रहा हूं जी आपने शरबत बनाना है, उसमें आपने आम डालना है। आप कह रहे हो जो गुठली फेंकी उसका क्या होगा? छोड़ दे भाई उसको 2 मिनट के लिए। देखो बाद में टीचर कहता है थोड़ा आगे जाओ, ये चीज़ें आ रही हैं आगे, रुक जाओ। बच्चा कहता है नहीं, मुझे यही बताओ भाई, आप बचपन में आपको अम्मा अब्बा कहते थे ना आपको आसमान से फरिश्ता लाया था, आप मान लेते थे ना, तो मान लो अभी भी। हर जगह लॉजिक नहीं क्लियर किया करो ना।
सही करते नहीं करते ना माँ बाप। हर बंदे को वो किस्से सुनाए होते हैं, यकीन करो माँ बाप ने, है। किसी को ये कहा होता है तो कचरे से उठाया हमने, अच्छा जी आगे बढ़े हम दोस्त। आप जैसा बच्चा हो तो पूछे कचरे में फेंका किसने था, एक लंबी कहानी शुरू हो ना, मान लेते थे ना वहां पर। आगे बढ़े हम दोस्त। अब बताओ जी आप उर्दू, एक मैंने पूरे किस्से में एक पॉइंट समझा है, ये नीचे वाली कैलकुलेशन मेरे कोर्स में नहीं है, उसमें आना FAR2 में तब सिखाऊंगा। मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, अगर कंसिडरेशन 12 महीने से बियॉन्ड जा रही है, आपने क्या करना है, सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वो IP में घुसेड़नी है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आगे आओ जी, अब हम बात करेंगे किसकी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। ये टेबल कॉपी मर्जी है आपकी, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जितनी चीजें करा रहा हूं ना सर, हम तो बायर हैं, हम क्यों IP रिकॉर्ड कर रहे हैं, वाह, हम तो बायर हैं, हम IP क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कौन रिकॉर्ड करेगा यार। ये बोतल मैंने खरीदी है, इसको मैं रिकॉर्ड करूं या मेरा पड़ोसी करेगा, सच बताओ। मैं ही रिकॉर्ड करूंगा ना जिसने खरीदा है। क्लियर हो रही है बात? नहीं बुक में नहीं है वाला टेबल हुज़ैफा भाई। मुझे एक बात बताओ, ये लॉजिक तो क्लियर है ना कि अपने पास एसेट को वो बंदा रिकॉर्ड करता है जो खरीदता है, ठीक है जी। चलो अच्छा देखो यार, बातों का आप लोग सवाल पूछते हो ना, पूछ लिया करो, डरा नहीं करोगे सर, थोड़ा सा उठ पटांग मजाक कर देंगे, आप नहीं डरो, आप ढीठ बन जाओ। इस प्रोफेशन में आने से पहले और क्वालिफाई होने के बाद बहुत इज्जत है, दरमियान में डिमांड नहीं करना, ठीक है जी, दरमियान में डिमांड नहीं करना। बोर्ड में देखना ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है। देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का उर्दू जुबान में सीधा मतलब है ब्रोकरेज। सुनना जरा दोस्त, मैं मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग खरीद रहा हूं, तो मैं गया एक ब्रोकर के पास, या हमारी कंपनी गई एक ब्रोकर के पास। ये कौन है हमारा, एक एक्सटर्नल ब्रोकर है। एक्सटर्नल का मतलब सर बाहर इसकी एक दुकान है रियल एस्टेट की, उसके पास हम गए, हमने कहा जी एक बिल्डिंग खरीदनी है। उसने कहा दिखा देते हैं आपको। अब हमारी कंपनी में भी एक बंदा है जिसका नाम है अब्दुल। अब्दुल ने कहा भाई आपको बिल्डिंग चाहिए, मुझे बोल दिया होता, मैं आपको बिल्डिंग दिखा देता, तो ब्रोकर के पास जाने की क्या जरूरत है। ये कौन है हमारा, ये हमारा एम्प्लॉई है। मैंने कहा तू अपने काम से काम रख। उसने कहा सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस पूरे छुट्टी होने के बाद सारे मोहल्लों में घूम रहा होता हूँ। मैंने कहा अच्छा करता क्या तू। उसने कहा बस ऐसी रेट पूछ रहा होता है, बिल्डिंग कितने का, ये फ्लैट कितने का, इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या फ़ायदा। तो सर मेरे चलते फिरते ना ब्रोकरेज हाउस हूँ, आप तो कंपनी के मालिक हैं, इतने अरसे से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे आप बता देते। मैंने कहा यार देखो मैंने ये एक्सटर्नल ब्रोकर को बोला हुआ है, ये भी ढूंढ रहा है, तुम भी ढूंढ दो। अब्दुल ने ना मकान ढूंढ के दे दिया। मैंने कहा अब्दुल तुमने मकान तो ढूंढ दिया, ये तुम्हारा इनाम 5,000 रुपये। लेकिन भाई इस मकान को ढूंढने के बाद ये मकान सही है या नहीं है, इसके कागजात पूरे हैं या नहीं है, और ये नए कागजात बनाने भी पड़ेंगे, तो इसमें हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी। तो हमने सर एक्सटर्नल ब्रोकर को एंगेज किया। हमने कहा भाई बताएं आया ये ज़मीन इस रेट में अब्दुल ने ढूंढ के दी है, ये है या नहीं, सही है या नहीं। सर इससे भी मशवरे लिए, इसने भी हमसे 10,000 रुपये ले लिए। अब बताएं ट्रांजैक्शन कॉस्ट में कौन सी अमाउंट आएगी, एक्सटर्नल ब्रोकरेज या इंटरनल ब्रोकरेज में, दोनों आएंगी। क्या आएंगे जनाब, दोनों। घबराना नहीं पेपर में, अगर वो तुमसे कहे कि जी एक्सटर्नल ब्रोकर को इतना दिया एंड कंपनी ने अपने ओन एम्प्लॉय को इतना पैसा पे किया, वो भी क्या है, ब्रोकरेज है, वो भी क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो इसका मतलब है सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या आएगा सर, पेड टू एनीवन, ऐसा।
ऐसा है मेरे बच्चों? छापो सर इसको। कोई भी नहीं बेटा, तब भी आएगा, हम दे तो रहे हैं ना, हमने तो अपने देने की अकाउंटिंग करनी है ना, चाहे एम्प्लॉय डिमांड करे या ना करे। ठीक है जी। एक एम्प्लॉय को हमने खुश होकर सैलरी में इजाफा कर दिया, वो कह रहा है नहीं सर नहीं 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 है, नहीं सर नहीं, ठीक है ना, तो उसने ले लिया ना पैसे, ठीक है। कुछ दिनों से यार लोग मेरे ना फेसबुक कह रहा हूँ, गूगल अकाउंट को हैक करने में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ निकालना चाह रहे हैं। तो भाई मुझसे वैसे ही पूछ लो जो पूछना है, अगर कोई रिश्ता विश्ता है तो अकाउंट में कुछ नहीं मिलेगा है। मेरा एकदम फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया तो हैक हो गया भाई। 1 साल तक मेरे पास नहीं था, 1 साल बाद वापस मिल गया है। नहीं, कुछ चीज़ें उस पर आई नहीं। दुनिया का सबसे फजूल आदमी होगा जो कोई अपनी पर्सनल लाइफ फेसबुक पर रखेगा हैं। करता रहे अपलोड, करता रहे, जो अपलोड करना है करता रहे, कोई टेंशन नहीं है। ज़िंदगी में मुझे कभी किसी के ओपिनियन की परवाह नहीं हुई, ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है वो क्या, आई डोंट केयर यार, ठीक है। कभी मैंने नहीं सोचा। तो जब मैं एक ज़माने में मखसूस कॉलेज छोड़ के यहाँ आया तो उस वक्त जो है उस वक्त मैं एक कंपनी का CFO था, और आप अंदाज़ा लगाओ 25 साल की एज में कोई बंदा 7-8 लाख रुपए छाप रहा हो, पढ़ा के भी और यहाँ वहाँ से भी, तो उसका लाइफस्टाइल क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी ये जो है ना वो शराब वराब पीता है, ठीक है, नशे करता है, अल्लाह माफ़ करे, वो इल्ज़ामात डाले। तो मैं क्लास में आके पूछता था भाई आप लोगों को पढ़ के समझ आ रहा है? बच्चों ने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं यहाँ से जाके नाले पे पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई टेंशन है? बच्चे ने कहा नहीं। मैंने कहा मैं दारू पी के किसी गली के कोने में पढ़ा रहा हूँ, कुत्ते के साथ सो रहा हूँ, आपको कोई मसला है? बच्चे ने कहा नहीं। तो मैंने कहा बस आप छोड़ो, ठीक है। तो हैं नहीं, इस चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब लोगों के ओपिनियन की परवाह करोगे ना, तो आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया, ठीक है जी। छोड़ो यार, गर्क करो, सीख लो ये चीज़। तीसरी चीज़ सुनो, मुझे एक बात बताओ, एक बंदा है लॉयर, ठीक है जी, गौर से सुनना। मैं एक लॉयर के पास गया, मैंने कहा जी लॉयर साहब मुझे ना मेरे ब्रोकर ने एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके दिया है, मैं चाह रहा हूं आप उसको देख लें एक दफा। लॉयर ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंटेशन को क्या कर दिया सर, वेट कर दिया। वेट का मतलब वेटिंग कहते हैं रीड करने को, ठीक है, एक एक्सपर्ट व्यू से रीड करना इज कॉल्ड वेटिंग, ठीक है। उसने कहा मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही बना हुआ है। मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं, कागजात पूरे हैं ना? ब्रोकर ने भी देख लिया, मैं चाह रहा हूं आप भी एक ओपिनियन दे दें। उसने कहा बिल्कुल यार इसके कागजात पूरे हैं, ठीक है जी, सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अप्रूवल लेटर्स लगे हुए हैं, नस्ला टावर की तरह का आपके साथ हाल नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने कहा पक्का ना, ले लूँ? नहीं। उन्होंने मुझे लीगल एडवाइस भी दी, ठीक है जी। ये दोनों बातें सुनने के बाद मैंने कहा सर अल्लाह आपको इसका अजर दे। उसने कहा वो तो बाद में देगा, पहले तू पैसे दे, ठीक है जी। तो मैंने सर लॉयर को 12,000 रुपये दे दिए। ये क्या है जी? अच्छा अब देखो इसके अंदर ना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हाँ, कि प्रोफेशनल फ़ी ज़मीन ख़रीदने से पहले दी है या बाद में दी है। जो भी एग्ज़ाम में प्रोफेशनल फ़ी आए, चाहे वो आपने लॉयर को दी हो या किसी जियोलॉजिकल एक्सपर्ट को दी हो, ये कौन होता है? ज़मीन को चेक करते हैं, आया इधर 16 माले की बिल्डिंग खड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। आपने सर एक्सपर्ट को प्रोफेशनल एडवाइस लेने के लिए जो पैसा पे किया है वो कहाँ जाएगा? प्रोफेशनल फ़ी फॉर लीगल सर्विसेज, प्रोफेशनल फ़ी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी इसमें कवर हो जाएगी और लीगल एडवाइस की कॉस्ट भी इसमें कवर हो जाएगी। अब बताओ सर आपने किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया या लीगल एडवाइजर को इन्वॉल्व किया, उसको जो पैसा दे रहे हो वो भी कॉस्ट का पार्ट है, ऐसा है। अब देखो इसके अंदर ये हो सकता है कि एक बंदा सोचे कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसमें भी ब्रोकर को तो हमने डॉक्यूमेंटेशन के पैसे दिए थे ना, लेकिन सर अब एक बंदे से डॉक्यूमेंट बनवा के दूसरे से वेरीफाई करवाते हैं, तो हमने सर इन दोनों को क्या देने? पैसे देने, ऐसा। ये बात समझ आ गई मेरे बच्चों? आगे बढ़े हम दोस्त।
क्या ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही होगी? हाँ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ट्रीट करो। वो कह रहे हैं सब कुछ कहाँ डालना है आपने? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डालना है। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है भाई, ये सब किस में हमने ऐड करना है? आईपी में ऐड करना है, चाहे इसको किसी भी नाम से ऐड कर दो। सर डॉक्यूमेंट वेटिंग क्या होती है? बेटा एक डॉक्यूमेंट किसी ने बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया दो लोगों के बीच का, हम ले गए अपने लॉयर के पास के, चेक करो यार कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें धोखा दिया जा रहा हो, चेक करके दे दो। लीगल एडवाइज़र उसने चेक किया, उसने कहा बिल्कुल सही बना हुआ है, इसमें आपके हकूक महफूज हैं, आपके साथ धोखा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेटिंग। ठीक है जी, आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा, ख़रीदते वक्त ये पता हो कि रेंटल इनकम या अप्रिसिएशन गेन के लिए ख़रीदा तभी आई। बिल्कुल सही कह रहे हो उमैर, बिल्कुल सही कह रहे हो। बोर्ड पे देखिएगा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बोर्ड पे देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अब एक बड़े क्वेश्चन में आएंगी, तुम्हें याद रखना होगा। थोड़े से स्लो बच्चे जो हैं वो साथ लगे रहे, ठीक है जी, चलते रहे, इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। जब हम आईपी ख़रीदते हैं ना, ख़रीदते हैं तो उस वक्त हम कुछ टैक्सेस पे करते हैं। टैक्स किसको पे करते हैं? लॉयर को या सेलर को? और गवर्नमेंट को पे करते हैं। ना लॉयर को पे करते हैं ना सेलर को पे करते हैं, किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। गौर से सुनना, मैंने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा बेटा इस पे 5,000 रुपये का आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बिस्मिल्लाह ले लेंगे। तो बस ख़त्म। उन्होंने कहा नहीं, हर साल की पहली तारीख को 5,000 पहुँचा देना। अब बताओ ये कौन सा टैक्स है? रिकरिंग नेचर का टैक्स। रिकरिंग का मतलब है बार बार देना, बार बार देना, बार बार देना, हर साल देना है। तो जो कॉस्ट हर साल पे करनी है वो आज डे वन पे प्रॉपर्टी में कैसे डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। तो आपने इसको क्या लिखना है? नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। क्या मतलब? ये कॉस्ट में नहीं आएगा। इसका क्या करेंगे आगे जाके देखते हैं, इस वक्त हमारे कोर्स का पार्ट नहीं। ब्रीफली कह लो एक्सपेंस आउट कर देंगे, ठीक है जी। अब बताओ जी, जो बार बार देने वाला टैक्स है, हम कहेंगे ये एक्विजिशन पे तो टैक्स नहीं है ना, ये तो एक्विजिशन पे ले लिया, फिर अगले साल फिर लोगे, फिर अगले साल फिर लोगे, फिर अगले साल फिर लोगे, तो इसको आपने क्या करना है? एक्सपेंस आउट। फिर जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? 6,000 का या से 4,000 का और टैक्स दो। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये भी प्रॉपर्टी टैक्स है। मैंने कहा गवर्नमेंट भाई ये कौन सा टैक्स है? उसने कहा जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, एक दफ़ा ये टैक्स देना है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये जब मैं टैक्स दे दूंगा मुझे क्या फ़ायदा होगा? उसने कहा आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये देना लाजमी है। मैंने कहा कहीं आगे जाके कोई फ़ायदा होगा, कोई लकी ड्रॉ में मेरा नाम डालोगे आप, कोई उम्रे का टिकट दोगे, ये पैसे वापस दे दोगे? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, ये जो तुमने पैसे पे किए ये डूब गए। हमने कहा अच्छा ये पैसा देंगे तो फिर कहानी ख़त्म। उसने कहा जी कहानी ख़त्म। अब बताओ ये कौन सा टैक्स है? वन टाइम नॉन एडजस्टेबल टैक्स। वन टाइम। अब बताओ इसका क्या करें हम? ये कैपिटलाइज हो जाएगा। ऐसा है मेरे बच्चों। अच्छा, आमतौर पे इसको हम कहते हैं कैपिटल वैल्यू टैक्स। क्या कहते हैं? ये आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, आपको टैक्स देना पड़ता है और वन टाइम टैक्स होता है। दिस इज नॉट एडजस्टेबल, नॉट रिफंडेबल। ये बस गया गया, खत्म, पेड हाँ, कॉस्ट का पार्ट बन गया। अच्छा जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा बेटा इधर आओ, आपने 3,000 रुपये का और भी टैक्स देना है। मैंने कहा यार एक साथ बता दो क्या क्या देना है। उससे कहा नहीं एक एक करके बता रहे ना। ये जिससे आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है ना, 3,000 रुपये का टैक्स उसको दे के आ जाए। मैंने कहा उसको देकर आ जाए? उसको क्यों देकर आ जाए? उसने कहा ये सेल्स टैक्स है।
ठीक है। फिर जब आप प्रॉपर्टी कल किसी को बेच रहे हो उस वक्त आप ये किसी और से रिकवर कर लेना, या आप कोई भी चीज अपनी बेचें तो ये याद रखिएगा कि आपने प्रॉपर्टी पे क्या पे किया है, टैक्स पे किया है। आप अपनी गुड्स भी बेच रहे हो ना, आप अवामुन नास से कुछ टैक्स पकड़ लेना और 3000 तक का टैक्स अपने पास रोक लेना। मैंने कहा टैक्स मैंने प्रॉपर्टी पे दिया है और तुम कह रहे हो कि मैं गुड्स अपनी बेचूं, उसमें लोगों से टैक्स कलेक्ट करूं और अपने पास रोक लूं। हां सर, सेल्स टैक्स वो टैक्स होता है जो आप पे तो करते हो लेकिन बाद में किसी ना किसी बंदे से सेल्स टैक्स के नाम पे रिकवर कर लेते हो, तो ये पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा या नहीं? तो ये टेक्निकली कौन सा टैक्स हो गया? रिफंडेबल टैक्स, रिटर्नेबल टैक्स। क्या ये आईपी का पार्ट बन सकता है? ऐसा पैसा जो दे के वापस मिल जाए, वो कॉस्ट का पार्ट तो कभी भी। तो सेल्स टैक्स वो टैक्स होता है जो अल्टीमेटली आप पे करते हो लेकिन आपको पता होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कल अपने इस टीवी के ऊपर सेल्स टैक्स पे किया से 15,000 रुपए का, मैं पता सेल्स टैक्स कहां से रिकवर करूंगा? आप लोगों से। लेकिन असल में मसला ये कि पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर सेल्स टैक्स है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये कि 25,000 रुपए से ज्यादा की फी हो पर मंथ। 25,000 है, बहुत दूर होगी। 25,000 नहीं है ना तुम्हारी फीस मंथली? ओहो, सेशन की 25,000 भी शायद पहुंच जाती होगी शायद, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, तो मैं आप लोगों से टैक्स रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं शाम में जो है ना वो से मिसाल के तौर पर पकौड़े बेचता हूं, समोसे बेचता हूं, कोई सामान बेचता हूं, होटल है मेरा, वहां लोग आते हैं और 100 रुपए का बिल बनता है, मैं उसमें 15 रुपए का क्या करता हूं? टैक्स काट लेता हूं। वो टैक्स मैं जमा किए जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं जैसे ही मेरे टीवी पे किए जाने वाले पैसे पूरे होंगे जेब में डाल दूंगा, बाकी जो टैक्स कलेक्ट होगा किसको दूंगा? गवर्नमेंट को दूंगा। ऐसा है। ये कौन सा टैक्स है मेरे भाई? जाग रहा है भाई तू? 16 साल हो गए, मैं चील की निगाहें सीधा पहुंचती है। हाँ जी बताओ, ये कौन सा टैक्स है? अब बताओ सर, ये जो पैसा बाद में वापस मिल जाएगा, रिफंडेबल टैक्स, इसको हमने अपने कॉस्ट में ऐड, तो क्या करें? क्या लिखें? नॉट टू कैपिटलाइज। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या रह गया? अब गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कहा इधर आ बेटा। मैंने कहा जी। उसने कहा 2,000 का और टैक्स दे दे। मैंने कहा यार क्या चाह रहा है भाई तू? हैं क्या है भाई तू? इतनी कोई वाहियात किस्म की प्रॉपर्टी मैंने आज तक नहीं देखी है। ये क्या है? उसने कहा ये इनकम टैक्स है। मैंने कहा मनूस आदमी, पहले इनकम तो कमाने दे फिर टैक्स लगाना। उसने कहा जब इससे तुम्हें रेंट मिल रहा होगा ना और हरामखोर तू वो पैसा खा के बैठ जाएगा और मुझे टैक्स नहीं देगा, तो मैंने पहले से तुमसे क्या काट लिया है? टैक्स काट लिया है। अब जाओ रेंटल इनकम कमाओ और जो उस पर टैक्स बने ना तो सोचना मैंने टैक्स पहले से दे दिया है। अब बताओ ये कौन सा टैक्स है? ये एडजस्टेबल टैक्स है। ये हमारे फ्यूचर में जो रेंट पे, इनकम पे टैक्स बनेगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है तुम अज्यूम करो ये पहले से तुमने पे कर दिया। ज्यादा टैक्स बने तो ले आना और भी। मैंने कहा हाँ मैं आता हूं इसके बाद। अब बताएं इसको भी क्या करना है आपने? नॉट टू बी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे वापस मिल जाएगा, फायदा मुझे मिल जाएगा। अब बताओ इन सारे टैक्सेस में सिर्फ एक टैक्स है जो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड करना है, वो है वन टाइम नॉन एडजस्टेबल टैक्स। जो रिकरिंग नेचर का टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स जो हर साल पे होता है। आपको पता है ना, इजाफी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में अगर किसी के पास भी पड़ी है तो वो 1% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वो आप टैक्स पे करता है, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, आपने हर साल पे करना है। तो मुझे बताओ ये हर साल पे करने वाला टैक्स प्रॉपर्टी में ऐड होगा? नहीं सर। ये एक दफा पे करने वाला टैक्स प्रॉपर्टी में ऐड होगा? हाँ होगा। कौन सा टैक्स ऐड होगा? जो आपने एक दफा पे कर दिया और ना ये टैक्स आपको वापस मिलेगा और ना ये टैक्स आपको कहीं से जो है वो एडजस्ट हो गए, यानी गए पैसे। इसको सर हम सीवीटी भी कहते हैं, कैपिटल वैल्यू टैक्स। ठीक है जी, आगे बढ़े मेरे बच्चों। वो टैक्स जो आप
अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं, और बाद में जब आप इनकम कमाओगे इस एसेट से तो जो टैक्स बनेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है अज्यूम कर लेना कि उसमें से 2000 आपने ऑलरेडी हमें पे कर दिए, जो बाकी बन जाए वो वापस हमें दे देना, ठीक है। अब बताओ, हम ARTT ने आपने बिजली के बिलों में टैक्स पे करता है, ठीक है जी, टैक्स पे करते हैं, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, और जब साल के एंड में हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो हम उसके अंदर से वो बिजली के बिलों में जो टैक्स पे किया होता है वो हटा के बाकी का जो है वो टैक्स पे कर देते हैं। बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स भी कटता है हमारा, तो हमारे पास चूंकि कोई ऐसा काम नहीं है कि हम सेल्स टैक्स रिकवर करें किसी से, अदरवाइज हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि जो बिजली पे सेल्स टैक्स हम पे कर रहे हैं वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं मोबाइल पे जो टैक्स पे करता हूँ वो भी रिकवर करता हूँ, जो मैं मोबाइल पे टैक्स पे करता हूँ वो भी रिकवर करता हूँ सर। मैं बिजली के बिल पे जो टैक्स पे किया वो भी रिकवर किया, जो इंटरनेट के बिल आते हैं उस पर भी जो टैक्स पे करता हूँ वो भी रिकवर करता हूँ, पैसे पूरे करके उठता हूँ। अच्छा जी, कैपिटल वैल्यू टैक्स वन टाइम होता है जी, हर साल कौन सा कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है यार। हाउ डू यू रिकवर पेड ऑन योर फोन? वेरी इजी सर, आपके पास जो भी फ़ोन का है लाइन है, जैसे यू फोन है तो माई यू फोन की ऐप डाउनलोड करें, नंबर आपके नाम पर है, उसी ऐप में एक ऑप्शन आ रहा होगा टैक्स सर्टिफिकेट, उस पर क्लिक करें, वो टैक्स सर्टिफिकेट निकाल लें और जितना उसके अंदर अमाउंट लिखी है उतनी लायबिलिटी कम पे कर, खत्म, ठीक है जी। हैं किसमें? हाँ, हम दिखाएंगे कि जी हमने टैक्स लायबिलिटी में ऑलरेडी ये पे किया हुआ, सर्टिफिकेट रिटर्न के साथ लगा दें, खत्म, ठीक है जी। आप लोग यार इतनी गालियां देते हो गवर्नमेंट को, सही देते हो हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इंश्योर किया हुआ कि यार जो बंदे का टैक्स अमाउंट बनता है ना वो पहले से ही कहीं ना कहीं से रिकवर हो जाए। नहीं, ये मैंने कब कहा बेटा, ये कहाँ से तुमने इन्फर किया? नहीं 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 नहीं, ये चीज़ याद रखो, सेल्स टैक्स का मतलब ये होता है कि जो आपने टैक्स पे किया है अपने किसी भी एसेट को ख़रीदने पर, वो आप जब बिज़नेस कर रहे हो तो अपने कस्टमर से वो पैसा रिकवर कर सकते हो। कोई अभी एक मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मशीन खरीदी, उस पर 1 करोड़ का सेल्स टैक्स पे कर दिया, तो अब ये मशीन बेचने के लिए थोड़ी ली है उसने, किसके लिए ली है? यूज़ करने के लिए। अब इस मशीन से प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स हम क्या कर रहे हैं? अवामुन्नास को बेच रहे हैं, और अवामुन्नास से जो पैसा सेल्स टैक्स की मद में रिसीव कर रहे हैं वो हम अपनी जेब में डाले जा रहे हैं। ताकि कब तक जेब में डालेंगे? जब तक आपने ये जो 1 करोड़ का टैक्स पे किया कवर नहीं हो जाता। इससे ऊपर गया तो वो फिर हम दे देंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कैपिटल अप्रिसिएशन टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है जी। जब तक कि आप प्रॉपर्टी को बेच ना दें, प्रॉपर्टी से कोई गेन टैक्सेबल नहीं है सिवाय रेंटल इनकम की। तो अगर आपने सेल्स टैक्स पे किया और आपने प्रॉपर्टी ले ली और आपको पता है कि जी ये जो मैंने सेल्स टैक्स पे किया कभी ज़िंदगी में भी मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि वो कभी भी हम रिकवर, अब मिसाल के तौर पर सर मैं घर साबुन लेकर आता हूँ, साबुन पे लिखा है जी सेल्स टैक्स 5 रुपए, आप तो स्टूडेंट है, आप क्या बेचते होंगे? तो आपके लिए साबुन कितने का पड़ा? आपको पूरी सेल्स टैक्स की कॉस्ट समेत आपको साबुन पड़ गया, तो सेल्स टैक्स कॉस्ट का क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है। क्या मैंने कहा सेल्स टैक्स हमेशा रिफंडेबल होगा? नहीं, बाज़ औक़ात सर एक बंदे के पास मौका ही नहीं होता कोई चीज़ बेचने का, तो जो चीज़ खरीद के लाया वो क्या हो जाएगा? सेल्स टैक्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू का क्या बन जाएगा? पार्ट बन जाएगा, ख़त्म। वाई डोंट यू टीच टैक्स प्रैक्टिसेस टू? आगे बढ़ो यार, ये दोस्तियाँ ख़राब कराएगा तो भाई दोस्ती। हाँ, लेकिन मैं शायद अगली अटेम्प्ट से टैक्स पढ़ाऊँ, मोस्ट प्रॉब्ली। या तो मैं डाटा का पेपर पढ़ाऊँगा, जो डाटा वाला पेपर आ रहा है, या टैक्स पढ़ाऊँगा। मैंने डिसाइड करना है अब इन दोनों में से कौन सा पेपर पढ़ाऊँ। हैं, डाटा वाला पेपर ऐसा है जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, पूरी मार्केट है। टैक्स में थोड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी, माशाल्लाह अच्छे अच्छे टीचर मार्केट में मौजूद है। चलो जी, नहीं मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपना रिस्क दे यार।
मैं कभी किसी बंदे को देखता नहीं हूँ कि यार ये ज़्यादा कमा रहा है तो इससे पैसे ले लो, इसको अपनी मेहनत में करूँगा भाई, उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हुआ है जो कम मेहनत कर रहा है ताकि दूसरे भी कमा लें। नहीं, आप मेहनत करें, दूसरे को रोज़ी देने का काम अल्लाह का है, और दूसरे को रोज़ी अगर मिले ना आपकी मेहनत के बावजूद, आप उस पर नाराज़ नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं FAR 2 में जिस लेवल की चीज़ें पढ़ा रहा होता हूँ, जितनी अभी करंटली मैं जान मार रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास तकरीबन अभी 900 के करीब बच्चे हो गए। तो मैं समझता हूँ कि यार मैं मुझसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन मुझसे ज़्यादा बच्चे हैं लोगों के पास। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, ये अल्लाह ये तेरी तकसीम है, क्योंकि मेरे पास किसी ज़माने में कॉस्टिंग में 4 स्टूडेंट होता था, ओनली 4 स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अगर उस वक्त मेरे पास आ जाते ना 150 तो मैं कोलैप्स कर जाता। उन 4 को मैंने ऐसा पढ़ाया, वो 4 लड़के थे, तो तवानीज़ में कभी क्लास नहीं मिली तो फटे में बाहर बैठ गए, आओ यार तुम लोग को यहाँ पढ़ा दो, होटल पे बैठ गए बाहर। तो 5-5, 6-6 घंटे जो है ना वो वीकेंड्स पे पढ़ा रहा होता था। चारों पास हो गए। मैंने कहा अगली अटैम्प्ट में तो इंशाल्लाह 50-60 बच्चा आ ही जाएगा। 5 हो गए अगली अटैम्प्ट में। उन 5 को मैंने पढ़ाया, 4 पास हो गए, 1 रह गया। अब मैं फेसबुक पे लिखता था 80% रिजल्ट, सही लिखता था ना, ऐसा है नहीं, लोग हंसते थे नीचे, 80% रिजल्ट, पागल हो गया। मैं पढ़ाई मैंने 5, उसमें 4 पास हुए तो 80 हो गया ना। फिर मैंने कहा अगले बैच में तो इंशाल्लाह इस 80% पे तो 7 बच्चे हो गए अगले बैच में, 7 में 1 लड़की थी। तो वो मोमेंटम टूट गया कि वो होटल पे लेके जा रहे हैं और उनको बिठा के जो पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने 6 लड़कों को होटल पे लेके गया और बच्ची से माजरत कर ली कि आप जो क्लास में वो पढ़ लेना, बाकी आपको भी अल्लाह माफ़ करे, हमें भी। तो खैर वो 7 के 7 पास हो गए। अगली अटैम्प्ट में फिर 70 बच्चा मुझे मिला, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री है। तो मैं कोई नया पेपर आएगा तो मैं 4 को भी पढ़ा लूँगा, 5 को भी पढ़ा लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा आप पहला बैच पढ़ाने जाओ ना तो आप हमेशा ज़्यादा पढ़ाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि यार ये कम पढ़ाऊँ ज़्यादा पढ़ाऊँ, ज़्यादा ही पढ़ा देते हो। अगले बैचेस में आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ानी है। आगे बढ़े हम दोस्त। आप खालिद पेटी वाला को जानते हो? जी, खालिद पेटी वाला साहब मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। मैंने उनसे किसी ज़माने में कुछ चैप्टर्स पढ़े इनकम टैक्स के, और बहुत नफीस इंसान है और बहुत अच्छे टीचर है। अभी पढ़ाते हूँ, खालिद साहब पढ़ा रहे हैं, अभी KP साहब पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे? KP साहब का नाम नहीं सुना? खालिद पेटी वाला एक वेटरन टीचर है। अभी अगर अभी कहीं किसी को मिले पढ़ा रहे हैं तो मेरा उनको बहुत बहुत सलाम दीजिएगा, अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे। बस आखिरी हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट ऊपर आओ जी। मुझे बताएं हमने क्या क्या चीज़ कवर कर ली है। टैक्सेस हो गए, कौन से टैक्सेस जी? वन टाइम का हमने क्या करना है, नीचे हमने डिटेल दे दी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पार्ट रिप्लेसमेंट क्या है? चलो मैं इस पर छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। एक सवाल मैं घर से आपको करने के लिए देके जाऊंगा। मुझे एक बात बताएं सर, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, ये बिल्डिंग है, ये खूबसूरत सी एक बिल्डिंग है, ये मुझे पड़ी है 5,000 रुपये की। कितने की? 5,000 रुपये की। डॉलर्स हैं, मिलियन डॉलर, ठीक है। जब मैंने बिल्डिंग खरीदी ना तो इसमें वॉशरूम का एक दरवाज़ा टूटा हुआ था, कुंडी नहीं थी उसमें, ठीक है जी। गौर से सुनना। अब मैंने चेक की तो एक और वॉशरूम में भी कुंडी नहीं थी। तो मैंने कहा शायद भाई इनका ख़ानदानी तरीका यही हो, ठीक। अब गौर से सुनना। मैंने कहा यार ये 2 दरवाजे ना मैं रिप्लेस करा देता हूँ। क्या करता हूँ? रिप्लेस। गौर से सुनना। फिर मैंने देखा एक एलिवेटर, यानी जिसको आप क्या कहते हो, लिफ्ट, एक लिफ्ट भी खराब है। मैंने कहा ओहो ये तो 3 चीज़ें हो गई यार, ये तो खराब है, इनको निकाल के हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। बिल्डिंग कितने की खरीदी है? तो मुझे पता चला ये पुराने दरवाजे और लिफ्ट निकल के ना ये बिक जाएगी 150 रुपये में। कितने में? 150 रुपये में ये बिक जाएगी। 150 रुपये में क्या बिकेगा? ये पुरानी लिफ्ट और क्या चाह रहा है भाई?
अब गौर से सुनना, ये 150 रुपये में क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे। और नया दरवाजा और नई लिफ्टें आएंगी 400 रुपये की। अब मेरा सवाल है, अपने आप से पूछो कि ये मेजर रिप्लेसमेंट है या माइनर रिप्लेसमेंट है? मेजर है यार, बड़ी चीजें भाई, कुछ 400 रुपये की नई चीजें आ रही है। 5000 की बिल्डिंग में 400 रुपये 8% होते हैं, बड़ा अमाउंट है। ठीक है जी, पुरानी चीजें जा कितने की रही हैं और नई आ कितने की रही है? नेट कॉस्ट कितनी है? नेट मैं कहूंगा जी 250 रुपये का मजीद खर्चा करना पड़ा तो मैं कहूंगा जी मुझे प्रॉपर्टी पड़ी है 5000 प्लस 250 की, 5000 प्लस 250 की, ऐसा है। तो ये जो मेजर रिप्लेसमेंट होती है इसकी नेट कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? नेट कॉस्ट हम प्रॉपर्टी में ऐड करते हैं। नेट का मतलब पुरानी बिकेगी कितने की और नई आएगी कितने की, उसकी नेट वैल्यू जो है। अब मैं कहूंगा जी 400 रुपये की नई चीजें 150 की पुरानी बिकी, नेट कितना? 250 रुपये का और खर्चा होगा। तो हम कहें इस प्रॉपर्टी को खरीदने पे 5000 का पहले खर्चा हुआ था, अच्छा फिर इतने में जो है वो प्रॉपर्टी में बेगम ने हमें ये बताया कि इस प्रॉपर्टी में मिसाल के तौर पर एक स्क्रू जो है ना, या एक नट जो है ना वो ढीला है। अब मैंने कहा नेट तो 2 रुपये का यार, हमने कहा ये नट लेके जाओ, फेंको, नया ला के लगा दो। अब बताओ ये मेजर रिप्लेसमेंट है या माइनर है? तो इस माइनर रिप्लेसमेंट के 2 रुपये के नट को जो है मैं प्रॉपर्टी में ऐड मैं क्या करूँगा? एक्सपेंस आउट। अब बताओ जो माइनर रिप्लेसमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट आप क्या करोगे? एक्सपेंस आउट कर दोगे। जो मेजर रिप्लेसमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट ऐड करोगे प्रॉपर्टी में, ऐसा है। अच्छा, कितना परसेंटेज मेजर होगा ये कंपनी के ऊपर छोड़ दिया स्टैंडर्ड ने। किसी के लिए 3% भी मेजर है और ना लिखा हो तो 5% की वैल्यू मेजर कंसिडर करना, ऐसा। 5% की वैल्यू इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए क्या कंसिडर करना? मेजर। अब बताओ सर प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? सबसे पहले बताओ आईपी है क्या? लैंड और बिल्डिंग, जो कि किसके लिए लिया है? रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। प्रॉपर्टी को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मिलना प्रोबेबल हो जाए और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो जाए। कॉस्ट में क्या क्या आता है? परचेज प्राइस, लेकिन अगर परचेज प्राइस 12 महीनों से बियॉन्ड जा रही है तो प्रेजेंट वैल्यू किसके रेट के हिसाब से? बायर हमारे रेट के हिसाब से। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सटर्नल ब्रोकर को भी पे हो सकती है, एम्प्लॉय को भी पे हो सकती है, दोनों आपने कैपिटलाइज करनी है। प्रोफेशनल और लीगल चार्जेस, चाहे डॉक्यूमेंट बनाने के हैं चाहे डॉक्यूमेंटेशन को रीड करने के हैं, लीगल एडवाइस के हों, ये सारे क्या होंगे? कैपिटलाइज होंगे। टैक्सेस, वन टाइम टैक्सेस जो कि वापस नहीं मिलने, सिर्फ वो कैपिटलाइज होंगे। रिकरिंग टैक्सेस नहीं। वन टाइम टैक्स जो बाद में रिफंड हो जाए नहीं। वन टाइम टैक्स जो कि बाद में अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटीज हम एडजस्ट करके बाद का टैक्स कम पे करें नहीं। सिर्फ एक टैक्स कैपिटलाइज होगा, वो कौन सा है? वन टाइम नॉन एडजस्टेबल। ठीक है। फिर सर, फिर हमने पढ़ा जी पार्ट रिप्लेसमेंट। तो सर अगर मेजर रिप्लेसमेंट है तो आप नेट कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे, माइनर रिप्लेसमेंट है तो अच्छा। अब देखो ये सारी चीजें आपने थ्योरेटिकली पढ़ी है। अब आपने करना क्या है सर? मैं आपके इसी हैंडआउट के नीचे एक सवाल लगा रहा हूं, आपने घर पे वो सवाल देखना है, अगली क्लास में मैं कराऊंगा आपको। ठीक है। ये आपने किधर गया? बेटा ये अगली क्लास के मैं स्टार्ट पे कराऊंगा, लेकिन अगर कोई घर से कर ले तो बहुत अच्छी बात है। सही है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पर। मैं भी डाल देता हूँ।